Hi everyone, my name is Sakina. Welcome back to my channel. So today I'm going to be teaching you our class 12 NCERT Political Science का first chapter that is the end of bipolarity. और आज हम उसके 3 मेजर टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं. पहला है व्हाट वाज द यूएसएसआर. तो मैं आपको पूरा बताऊंगी कि यूएसएसआर क्या था, उसकी क्या हिस्ट्री रही थी, वो कैसे बना, क्यों बना एंड ऑल. एंड सेकेंड है उसके सेलेट फीचर्स, यानी कि उसकी खूबसूरत रीजन कि वो क्यों उस टाइम पर इतना ज़्यादा पावरफुल था और उसके क्या ऐसे फीचर्स थे जो उसको सुपर पावर बनाता था उस वक्त पर. और तीसरा है व्हाट वर द चैलेंजेस इन सोवियत सिस्टम, ऐसे क्या डिसएडवांटेजेस थे. तो हम उसका सब कुछ पढ़ेंगे, उसका पॉलिटिकल सिस्टम, उसका इकोनॉमिक सिस्टम. तो दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू बी टीचिंग यू ऑल इन दिस वीडियो. आप लोग देख सकते हो कि मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है और वैसे भी कोई बोर्ड नहीं है. डिजिटल बोर्ड का ऑप्शन था बट मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसको कैसे करना है, तो वो बाद में देखेंगे हम. एज ऑफ नाउ मैं जस्ट गोना प्रिटेंड कि आप लोग मेरे सामने हैं और मैं आप लोगों के सामने हूँ. दैट आई एम जस्ट प्रिटेंडिंग दैट यू गाइज आर हियर विद मी and you're gonna pretend that I'm there with you. You got the drill, right? You got the assignment. Anyways, if we talk about this chapter, the end of bipolarity, जैसे आप अपने बुक में निकालोगे तो सबसे पहले आपको ये ओवरव्यू दिखेगा, सुंदर सा ओवरव्यू में सबसे पहले लाइन में ही आपको 2 ऐसे वर्ड्स दिख जाएंगे जो हम प्रिटी श्योर आपको उसका मतलब नहीं पता होगा. 80% श्योर, ठीक है, क्या पता भी हो. तो वो है बर्लिन वॉल और द कोल्ड वॉर. अब आई डोंट नो कोल्ड वॉर एरा आपका एक फर्स्ट चैप्टर था, वो क्यों डिलीट किया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था. उससे आपको द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी बहुत अच्छे से समझ आता था. बट डोंट वरी, वो चैप्टर डिलीट हो गया तो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे. पर मैं आपको अगले 5 मिनट के अंदर अंदर पूरा समझा दूंगी कि कोल्ड वॉर क्या था, द बर्लिन वॉल क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात हम ये समझेंगे कि द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी इस चैप्टर का मतलब क्या है. हाँ, हम ये चैप्टर तो पूरा समझेंगे ही, डोंट वरी, मैं आपको पूरा अच्छे से समझाऊंगी. पर चैप्टर से पहले समझने से पहले आपको चैप्टर का नाम समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है. तो ये पार्ट वीडियो का बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इसी से आपकी पूरी फाउंडेशन बनेगी. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कोल्ड वॉर क्या था. तो हमें पता है कि 2 वर्ल्ड वॉर्स हुए हमारी दुनिया में और उसकी डेट आप कमेंट डाउन करके जरूर बताओगे, सीयूटी में जरूर आ सकता है. तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमें पता है कि 2 फोर्सेस के बीच में हुआ था, 2 टीम्स के बीच में हुआ था. एक थी हमारी एलाइड फोर्सेस जो जीतती हैं, एक थे हमारी एक्सिस पावर्स जो हार जाते हैं बेचारे. तो एक्सिस पावर्स में कौन कौन थे? जर्मनी, इटली और जापान. और हमारे एलाइड फोर्सेस में कौन कौन थे? यूएसएसआर, यूएसए, ब्रिटेन और फ्रांस. तो जब वर्ल्ड वॉर होता है गाइस, तो सारी की सारी दुनिया तहस नहस हो जाती है. ये कितने सालों तक चलता है और माना जाता है जब वर्ल्ड वॉर होता है ना, तो एक कंट्री 10 साल पीछे चली जाती है इकोनॉमिकली. अब इकोनॉमिकली कहते हैं, पर अगर आप मुझसे पर्सनली पूछो तो यार, तो मानती हूँ कि यार पॉलिटिकली, सोशली हर तरीके से पीछे चले जाता है. इतने लोगों की जाने जाती है, मासूम लोगों की, लाखों की, सोच भी नहीं सकते, इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है. तो वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया तहस नहस हो चुकी थी. पोवर्टी, महंगाई, सब कुछ भरा पड़ा था. इतनी सारी प्रॉब्लम से डील कर रहे थे. पर 2 कंट्रीज ऐसी थी जो वर्ल्ड वॉर 2 सर्वाइव कर जाती. ये कौन थे दीदी? ये थे हमारे यूएसए और यूएसएसआर. अब मुझे नहीं पता यूएसएसआर क्या करता है, पूरी दुनिया में हमेशा सुपर पावर रहा है, ठीक है. तो उस टाइम पर भी 2 सुपर पावर्स हमारी इमर्ज हो जाती हैं वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, जो थे हमारे यूएसए और यूएसए के जस्ट पीछे सेकंड नंबर पर यूएसएसआर. तो इसको हम कहते हैं इन अ वे बाइपोलैरिटी. अब मैंने कोल्ड वॉर से पहले आपको बाइपोलैरिटी समझा दिया. तो यूएसए में हमें पता है कि हमेशा से वेस्टर्न इकोनॉमी चलती आ रही है. यहाँ पर लिबरलिज्म है, यहाँ पर कैपिटलिज्म है, यहाँ पर फ्री मार्केट इकोनॉमी है, यहाँ पर हमेशा से डेमोक्रेसी चलती आ रही है. और वही हमारे इंडिया में भी फॉलो होता है. अब जैसे यहाँ पर भी कैपिटलिज्म फॉलो होता है, यहाँ पर भी प्राइवेट कंपनीज हैं कितनी सारी है, जोमैटो, टाटा, बिरला, रिलायंस, ये सारी हमारी प्राइवेट कंपनीज हैं. और इसका एग्जाम्पल ये भी है कि हम सब कोई ना कोई ज़मीन है, पुश्तैनी ज़मीन है. अब वो आपके पापा के नाम पर हैं, आपकी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपकी मर्जी आप बेच सकते हो, आपके खेत आपके नाम पर होंगे या फिर आपके घर आपके नाम पर होंगे. तो इसको हम बोलते हैं प्राइवेट ओनरशिप. कैपिटलिज्म में सबसे बुरी बात ये होती है कि कुछ इंसान बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं तो कुछ इंसान बहुत ज़्यादा अमीर. अब आप ये एग्जाम्पल ले लो कि एक बेचारे इंसान की 5,000 सैलरी है तो एक इंसान की 5 लाख, तो किसी की 5 करोड़, ये होता है. दूसरी तरफ हमारा यूएसएसआर था जहाँ पर कम्युनिज्म चलता था और सोशलिज्म था. अब सोशलिज्म क्या होता है? इगैलिटेरियन सोसाइटी होती है. दीदी इतना बड़ा वर्ड कैसे बोल दिया आपने, इसका क्या मतलब होता है? मैं समझाती हूँ. इसका मतलब कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतना है कि यहाँ पर समानता को महत्व दिया जाता है कि हर एक इंसान समान होगा. यानी कि कोई भी इंसान, कोई बहुत ज़्यादा गरीब नहीं होगा, कोई बहुत ज़्यादा अमीर नहीं होगा. यहाँ पर रोटी कपड़ा मकान सबको दिया जाएगा और सब आराम से खुशहाल ज़िंदगी जिएंगे. तो ये हमारा यूएसएसआर में चलता था. अब आपको लग रहा होगा कि यार ये तो बढ़िया आइडिया है, मतलब कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं था. हाँ, ऐसा था, कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं था. आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यही है कि भाई लोगों के पास जॉब
जॉब्स ही नहीं। पर उस टाइम पे यूएसएसआर में ऐसा कोई भी इंसान नहीं था जिसके पास जॉब्स नहीं थी। जो गवर्नमेंट थी वो हर एक इंसान को जॉब प्रोवाइड करती थी, पैसे देती थी। तुम समझो कि सब्सिडीज वगैरह सब प्रोवाइड करी। आपको बताने वाली हूँ कि सीक्रेट फीचर्स क्या थे, यूएसएसआर क्या था, उसमें हम अभी नहीं जाते। तो आप समझ चुके हो कि दो पोल्स थे। एक तरफ था हमारा यूएसए जहाँ पर कैपिटलिज्म चलता था, एक था हमारा यूएसएसआर जहाँ पर कम्युनिज्म चलता था। ठीक है, तो ये था हमारी बाइपोलैरिटी, जहाँ पर हमारी पूरी की पूरी दुनिया दो पोल्स में डिवाइड हो गई थी। एक तरफ यूएसए पूरा अलग, एक तरफ यूएसएसआर पूरा अलग। ठीक है, ये थी हमारी बाइपोलैरिटी जो मैं आपको पूरा समझा सकी हूँ। अब इसी से ही कनेक्टेड है कोल्ड वॉर। ऑल्सो गाइस अ लिटिल समथिंग, अगर मेरी आवाज़ बीच बीच में डाउन जा रही है तो आई एम सो सॉरी। मेरा रोज़ा था आज, जस्ट मैंने कुछ वक्त पहले ही पानी पिया है, सो आई एम नॉट बीइंग एबल टू स्पीक। बट एनीवेज पूरा चिल्ला चिल्ला के भी पढ़ाने वाली हूँ। जैसे मैं समझा रही थी कि कोल्ड वॉर है क्या, तो हमने बाइपोलैरिटी समझ लिया। तो कोल्ड वॉर में सिर्फ इतना था कि एक तरफ यूएस से बोलता था कि अरे हमारी आइडियोलॉजी ज़्यादा अच्छी है, हम कैपिटलिज्म पे चलते, कैपिटलिज्म बहुत ज़्यादा अच्छा है, यूएसएसआर से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। पर फिर यूएसएसआर बोलता था अरे हटो हटो, हमारा सोशलिज्म ज़्यादा अच्छा है, एटलीस्ट हमारे यहाँ पर कोई भी इंसान अनएम्प्लॉयड तो नहीं है, हम सबको रोटी कपड़ा मकान देते हैं। अब यूएस से बोलता है कि अरे भाई हम तो लोगों को पूरी छूट दे रहे हैं, उनको जितना पैसा कमाना है कमाए, फ्री इकोनॉमी है हमारे पास, तुम्हारे पास क्या है? हम अपने लोगों को एटलीस्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच तो देते हैं, हमारे यहाँ कोई डरता नहीं है, डेमोक्रेसी है, जिसको जो लीडर पसंद है वो उसको वोट देंगे और वो प्रेसिडेंट बनेगा, प्राइम मिनिस्टर बनेगा, वटेवर। और तुम्हारे यहाँ पे तो सिर्फ वन पार्टी सिस्टम है। इन अ वे यही था कोल्ड वॉर, कि ये लोग अपने में ही कहते रहते थे कि अरे मेरी टीम ज़्यादा अच्छी है, मेरा कम्युनिज्म ज़्यादा अच्छा है। फिर यूएसए चिल्लाता था कि नहीं हमारा कैपिटलिज्म ज़्यादा अच्छा है। अब अगर मैं इसको प्रॉपर सेंस में इंग्लिश में बताऊँ, मैंने कहा ना कोल्ड वॉर डिलीट नहीं करना चाहिए था, कोल्ड वॉर में बहुत अच्छी सुंदर सुंदर लाइन्स थी। अभी समझना, आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट सबसे ज़्यादा बड़ी बात कि कैपिटलिज्म ज़्यादा अच्छा है या कम्युनिज्म ज़्यादा अच्छा है, तो ये टक्कर चलती रहती थी। ठीक है, ये सिर्फ ऐसा नहीं था कि ये लोग बम बारूद बना रहे हैं, क्योंकि हॉट वॉर थोड़ी ना था, कोल्ड वॉर था, शीत युद्ध था, ठंडा वॉर ऐसा भी कह लो। ऐसा नहीं था कि ये लोग एक दूसरे पर बम गिरा रहे थे, न्यूक्लियर अटैक्स कर रहे थे, पर ये लोग ऐसे लड़ रहे थे कि हमारा वे ऑफ लाइफ ज़्यादा अच्छा है, हमारे लोगों की सोशल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ तुम लोगों से ज़्यादा अच्छी है, वेस्ट से ज़्यादा अच्छी है। अब वेस्ट वाले बोलेंगे कि नहीं नहीं हमारा ज़्यादा अच्छा है, यूएसएसआर से तो ज़्यादा ही अच्छा। तो इस वजह से ये लोग लड़ते रहते थे। ये कॉन्फ्रंट्रेशन थी, ये एक युद्ध था, ये समझने में कि यार किसकी आइडियोलॉजी ज़्यादा अच्छी है, वेस्टर्न कैपिटलिज्म ज़्यादा अच्छा है या हमारा कम्युनिज्म ज़्यादा अच्छा है। तो इसी बात पर ये लोग लड़ते थे और यही था हमारा कोल्ड वॉर। अब ये मैंने आपको पूरा समझा दिया, अब आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर नहीं आया कोई भी डाउट है तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बाइपोलैरिटी तो समझा दी है, अब एंड ऑफ बाइपोलैरिटी जैसे इस चैप्टर का नाम है, इसमें हम पूरा समझेंगे कि ये जो हमारी पूरी दुनिया दो पोल्स में डिवाइड हो गई थी, एक तरफ था हमारा यूएसए और एक तरफ था हमारा यूएसएसआर, तो क्या ऐसा हुआ कि एक ब्लॉक पूरा टूट गया, एक हमारा सोवियत यूनियन, एक हमारा यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, पूरा बिखर गया। वर्ल्ड मैप में हमें यूएसएसआर कहीं भी नहीं दिखता है। हाँ हमें रशिया दिखता है, हमें स्टार नेशंस दिखते हैं, हमें लातविया, लुथेनिया, जर्मनी ये सब दिखता है, पर हमें यूएसएसआर नहीं दिखता है। तो यूएसएसआर क्यों नहीं दिखता है ये हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। हम पूरी एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, ये बाइपोलैरिटी कैसे खत्म हुई वो पूरा समझेंगे इस चैप्टर में। आप एंड ऑफ बाइपोलैरिटी का मतलब समझ गए हो, आप बाइपोलैरिटी का मतलब समझ गए हो, आप कोल्ड वॉर समझ गए हो। ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी इस चैप्टर को समझने के लिए। यह आपके बेसिक्स पूरे क्लियर हो गए हैं, आई एम प्रीटी श्योर, और आप पूरा चैप्टर अब आसानी से मलाई की तरह समझ जाओगे। तो अब हम छोटी मोटी चीज़ों पर आते हैं। सबसे पहले हम अब ये समझेंगे कि बर्लिन वॉल क्या था। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जो जर्मनी है ना, वो बेचारी उस टीम में थी जो हार गई थी। ठीक है, तो जर्मनी का ये लोग पिज़्ज़ा जैसा डिवीजन करते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। क्या होता है, जो ईस्ट पार्ट होता है जर्मनी का वो हमारे यूएसएसआर के पास चले जाता है, और जो वेस्ट पार्ट होता है उसका 3 डिवीजन और होता है, 3 पार्ट्स में। एक तो यूएसए के पास जाता है, और एक जाता है यूनाइटेड किंगडम के पास, और एक जाता है फ्रांस के पास। तो अब ईस्ट जर्मनी में भी ना बर्लिन था। अब बर्लिन क्या है, वो कैपिटल सिटी है, और मेरे फेवरेट कैरेक्टर का भी नाम है मनी हाइस्ट का, बट दैट वाज टोटली इररिलेवेंट, छोड़ो। हाँ, तो हमें पता है कि बर्लिन जो है वो कैपिटल सिटी है हमारे जर्मनी की। तो अब ये लोग बर्लिन का भी डिवीजन करेंगे बीच में से। एक हो जाता है हमारा वेस्ट बर्लिन, और एक तरफ था हमारा ईस्ट बर्लिन। तो हमारा जो वेस्ट बर्लिन था वो हमारे वेस्ट कंट्रीज़ का पार्ट था, वो हमारे यूएसए का पार्ट था, वेस्टर्न कंट्रीज़ का पार्ट था। और वहाँ पर एकदम प्यारा सा टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट, बिल्कुल आराम से मज़े से लोग ज़िंदगी जी रहे थे अपनी।
इकोनॉमी, और दूसरी तरफ था हमारा ईस्ट बर्लिन, जहाँ पर भुखमरी, पोवर्टी और जितनी सारी प्रॉब्लम्स आप सोच सकते हो, अनएम्प्लॉयमेंट, सब कुछ था। मतलब जो हमारा यूएसएसआर है ना, उसको एकदम सैटेलाइट नेशन की तरह ट्रीट करता था। यहाँ से सारे रिसोर्सेज रिट्रीट करके अपने देश में ले जाता था और उसे ऐसे ही यूज़ करता था, उसको ऐसे ही मरने के लिए छोड़ देता था। उनके लोगों की उनकी कोई परवाह नहीं थी यूएसएसआर को। तो अब लोगों को भी गुस्सा आने लगा। अब लोग क्या करेंगे, लोग माइग्रेशन करके वेस्ट बर्लिन में जाने लगे। हजारों लोग जो हैं अब ईस्ट बर्लिन से वेस्ट बर्लिन की तरफ जाने लगे। जो यूएसएसआर है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि ईस्ट बर्लिन, तुम तो मेरा पार्ट हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो रही है कि तुम वेस्ट के अलायंस को ज्वाइन कर रहे हो, वेस्ट में जा रहे हो, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। हमारे में इतनी हिम्मत कैसे आई? तो उस टाइम पर हमारे लीडर निकिता क्रुश्चेव थे और उन्हीं के ही दिमाग में ये आइडिया आता है कि यार क्यों ना मैं एक इतनी लंबी दीवार बनाऊं जो वेस्टर्न वर्ल्ड को और ईस्टर्न वर्ल्ड को डिवाइड करे, यानी कि ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन को भी डिवाइड करे और हमारे लोग वहां पर जाने का सोच भी ना सके। तो वो ऐसा करते हैं कि इतनी लंबी वॉल बनाते हैं, 150 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी वॉल बनाते हैं। बर्लिन वॉल को हमारे कोल्ड वॉर का ग्रेटेस्ट सिंबल भी कहा जाता है, क्योंकि ये 28 ईयर्स तक ये वॉल बनी रही। पर बाद में ऐसा कुछ हो जाता है कि द बर्लिन वॉल वाज टॉपल्ड बाय पीपल इन 1989 अंडर द लीडरशिप ऑफ मिखाइल गॉर्बाचेव। अब ये सीयूईटी का क्वेश्चन है कि हम सबको याद रहता है कि यार बर्लिन वॉल टूटी कब थी, यानी कि लोगों ने कब फांदी थी, अब किसके अंडर में फांदी थी, ये भी हमें याद है। और हम सबको पता है कि हाँ, हमारे मिखाइल गॉर्बाचेव के वक्त पर लोगों ने ये दीवार तोड़ दी थी। लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भर गया था कि यूएसएसआर में नहीं रहना है, हमको वेस्टर्न वर्ल्ड जैसा बनना है, वेस्ट की तरफ जाना है। और सब लोग दीवार फांद के, दीवार को तोड़ के, अपना अग्रेशन, अपना प्रोटेस्ट दिखा के अब भाग जाते। पर हमें ये याद नहीं रहता कि यार बनी कब थी, किसने बनाई थी। तो ये बनाई थी निकिता क्रुश्चेव ने। और ये क्वेश्चन ज़रूर आपके सीयूईटी में आ सकता है कि यार तुमको याद है कि किसने तोड़ी थी, बताओ बनाई किसने थी। तो बनाई थी हमारे निकिता क्रुश्चेव ने। ये समझ आ गया आपको कि बर्लिन वॉल किसने बनाई, क्यों बनाई, क्या आइडिया था और ये कब टूटी। आई होप इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं है, क्योंकि एक छोटी सी सिंपल सी कहानी थी और मैं आपको पूरा कहानी की तरह समझाने वाली हूँ। तो आप एकदम पूरा फ्लैशबैक में चले जाओ, इमेजिन करो कि भाई लोग कूद रहे हैं, पागलों की तरह दीवार तोड़ रहे हैं, 150 किलोमीटर लंबी दीवार है, क्यों तोड़ रहे हैं। अब हमको समझना है, ऐसा तो है नहीं कि यार एक रात उनको सपना आया कि यार दूसरे दिन सुबह हमको जाके ये दीवार तोड़नी है। नहीं, ऐसा बहुत कुछ हुआ था यूएसएसआर में। ऐसे बहुत सारी चेन ऑफ इवेंट्स थे कि इतना ज़्यादा बुरा हो गया था कि लोगों को अब हो गया था कि बस अब हमें इस नेशन में, सोशलिज्म में, कम्युनिज्म में नहीं रहना है, अब हमें वेस्ट जैसा बनना है। अब हम प्रोटेस्ट करेंगे, अब हम मास डिस्ट्रक्शन करेंगे और यूएसएसआर को डिसइंटीग्रेट करा देंगे, इस नेशन को बिखार देंगे, इस नेशन को तोड़ देंगे। लोगों ने ऐसा डिसाइड क्यों किया, ऐसा डिसीजन क्यों लिया, वही हमें समझना है कि ये एंड ऑफ बाइपोलैरिटी हुई तो हुई कैसे। गाइस डोंट वरी, जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बोल रही हूँ वो कैप्शन में आ जाएंगी, यहाँ पर नीचे लिखी हुई, और मेरे नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे। मैं प्रॉपर पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूँगी। पर ये ट्विस्ट है कि मैं सिर्फ इतने ही नोट्स प्रोवाइड करूँगी जितना मैं इस वीडियो में पढ़ा रही हूँ, और आपको अगर और नोट्स चाहिए तो आपको मेरे दूसरे लेक्चर के लिए वेट करना पड़ेगा, यही है ट्विस्ट। तो हाँ, ख्याल रखना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप पहले ये पूरा पढ़ो, अच्छे से रिवाइज करो, फिर आप मेरा दूसरा लेक्चर देखो और उसके नोट्स लो। तो आज आपको नोट्स मिलेंगे कि व्हाट वाज द यूएसएसआर, व्हाट वर द सीलेट फीचर्स ऑफ यूएसएसआर एंड व्हाट वर द डिसएडवांटेजेस एंड यूएसएसआर। इनके आपको नोट्स मिल जाएंगे और बर्लिन वॉल, कोल्ड वॉर के भी नोट्स मिल जाएंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट। ये 5 टॉपिक्स मैंने इस वीडियो में पढ़ाए हैं और आपको इनके नोट्स आराम से डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे सुंदर से। अब हम मेन बात पर आते हैं। इतनी देर से यूएसएसआर कर रहे हैं, दीदी ये यूएसएसआर है क्या, ये तो बताओ। तो चलो मैं बताना शुरू करती हूँ। यूएसएसआर यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, ठीक है। अब यूएसएसआर के भाई 5 नाम है जिन्हें आपको याद करने हैं। अब हमारे घर के भी कोई ना कोई एक नाम होता है ना, पर यूएसएसआर बड़ा है, उसके 5 नाम थे। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना अगर मैं कहूँ सोवियत यूनियन, अगर मैं कहूँ यूएसएसआर, अगर मैं कहूँ सोवियत ब्लॉक, अगर मैं कहूँ सेकेंड वर्ल्ड, या अगर मैं कहूँ ईस्टर्न वर्ल्ड, वटेवर। हाँ, तो इसके 5 नाम हैं जो अभी मुझे भी याद नहीं आ रहे, तुम समझ सकते हो। पर हाँ, ये इंटरचेंजेबली यूज़ होता है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। कहीं क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम, आप समझो कि अरे अपन ने तो यूएसएसआर पढ़ा था। नहीं, सब सेम ही है गाइस, डोंट वरी। अब हम एक्चुअल में रियल टॉपिक समझने जा रहे हैं, जो 3 मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके बोर्ड में आएंगे ही आएंगे। एक क्वेश्चन तो आएगा ही ज़रूर, बल्कि मेरे बोर्ड में तो प्रॉपर 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। एक्सप्लेन व्हाट वाज द यूएसएसआर एंड व्हाट वर द डिसएडवांटेजेस
इन यूएसएसआर। तो ये था, और मैं सजा सजा के आराम से लिख के आई थी, और मैं आज आपको ऐसे ही पढ़ाऊंगी कि आप भी सजा सजा के लिख के आओ। जैसे क्योंकि मैं कह रही हूँ ना कि ये सुपर पावर था, तो ये सुपर पावर क्यों था, ऐसी इसमें क्या खासियत थी कि ये उस वक्त पर 1940 से लेके 1990s तक इसने यूएसए को टक्कर दी। तो इस नेशन में कुछ ना कुछ अमेजिंग तो जरूर हो, तो वही हम समझने वाले कि इस यूएसएसआर में क्या खासियत है। मैं जो भी कुछ इंपॉर्टेंट बोलूंगी वो कैप्शन में आ जाएगा। सबसे पहले कोई एक पॉइंट बोलूंगी और फिर उसको एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है, द यूएसएसआर came into being after the socialist revolution in Russia 1970। सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हुआ था हमारा 1917 में रशिया में। ये इंस्पायर था कार्ल मार्क्स के आइडियाज पर। कार्ल मार्क्स एक बहुत ही एक्सीलेंट पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हैं जो मुझे बड़े पसंद। तो कार्ल मार्क्स के आइडियाज से कम्युनिज्म निकलता है और सोशलिज्म निकलता है, क्योंकि उस टाइप पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था पूरी दुनिया में। तो ये अपना सोशलिज्म निकालते हैं, क्योंकि सोशलिज्म क्या है, पूरा कैपिटलिज्म से अगेंस्ट है। कुछ लोग एकदम भूखमरी में जी रहे हैं, तो कुछ लोग एकदम बंगले में मजे कर रहे हैं। तो मार्क्स को बड़ा गुस्सा आता है और मार्क्स अपनी एक थ्योरी निकाल देते हैं। रशिया में लेनिन होते हैं, ये बड़े इंस्पायर्ड होते हैं हमारे कार्ल मार्क्स के आइडिया से, इसीलिए वो रशिया में एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशन करते हैं। और इस रेवोल्यूशन के बाद यूएसएसआर हमारा नेशन बनता है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। और ये सारे पॉइंट्स आपके एनसीईआरटी में भी लिखे हुए हैं, तो आप उसको लेके बैठना, वरना आपको लगेगा कि दीदी क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा है। तो ये मैंने पहला पॉइंट आपको समझा दिया है, डिटेल में समझाऊंगी गाइस। तो आप ये मत समझना कि यार टाइम वेस्ट हो रहा है, आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, ठीक है, आप अच्छे से समझ रहे हो। अब हम दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। द रशियन रेवोल्यूशन वाज इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज ऑफ सोशलिज्म एज अपोज्ड टू कैपिटलिज्म, द नीड फॉर एन इगैलिटेरियन सोसाइटी। अब ये मैं पूरा आपको समझाता क्यों, देखा मैंने पहले पॉइंट में दूसरा समझा दिया। समानता होती है, इक्वालिटी होती है, कोई भी इंसान ज्यादा गरीब ज्यादा अमीर नहीं होता, सबके पास रोटी कपड़ा मकान होता है। ये होती है इगैलिटेरियन सोसाइटी। और जहाँ पर भी सोशलिज्म आएगा वहाँ पर आएगा कैपिटलिज्म से अपोजिट है, और जहाँ पर भी कैपिटलिज्म आएगा वहाँ आएगा कि ये सोशलिज्म से अपोजिट है। रशियन रेवोल्यूशन जो है वो सोशलिज्म के आइडियाज पर आधारित था। इगैलिटेरियन सोसाइटी चाहते थे, यानी कि समानता चाहते थे अपने समाज में। तीसरा पॉइंट है, इन डूइंग सो द मेकर्स ऑफ द सोवियत सिस्टम गेव प्राइमेसी टू द स्टेट एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ द पार्टी। इसका क्या मतलब है, जब सोवियत सिस्टम बन रहा था, जो लोग इसे बना रहे थे, तो उन्होंने प्राइमेसी दी हमारे स्टेट को, यानी कि प्राइमेसी मतलब इंपॉर्टेंस, अथॉरिटी, सारी की सारी पावर्स स्टेट को दे दी। और इंस्टीट्यूशन ऑफ द पार्टी, यानी कि जो भी पार्टी वहाँ पर बनेगी उसको पूरा हक होगा कि वो स्टेट को कंट्रोल करे, सारे एसेट्स स्टेट के पास होंगे। वन पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम यहाँ पर चलता था, कम्युनिस्ट पार्टी थी और कोई भी ऑपोजिशन अलाउड नहीं था यहाँ पर। तो एक ही पार्टी यहाँ पर चलती थी, जैसे इंडिया है यहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम है, हमारे पास बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, पर यहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टी थी जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी। सारी की सारी चीजें जो है कम्युनिस्ट पार्टी कंट्रोल करती थी, इकोनॉमी वगैरह सब कुछ। इसके पास सारे एसेट्स थे, जैसे फैक्ट्रीज हो गई, फार्म्स हो गए, यहाँ पर कलेक्टिव फार्म्स होते थे, साथ में लोग एक जगह पर काम करते थे और वेजेस उसमें इक्वली डिवाइडेड हो जाते थे। बिल्डिंग्स हो गए, जो आपका घर है, जिस घर में आप रह रहे हो वो आपका नहीं होगा, वो स्टेट का होगा, वो आप खरीद भी नहीं सकते हो। तो हर एक चीज जो है वो स्टेट कंट्रोल थी और स्टेट ओनरशिप थी यहाँ पर, और सब कुछ जो है कम्युनिस्ट पार्टी का था, कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स का था और स्टेट का था, इना भी आप कह सकते हो। तो सारे एसेट्स जो होते हैं, यानी कि फैक्ट्रीज हो गई, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी बिल्डिंग्स, सारे फार्म्स, सब कुछ हमारे कम्युनिस्ट पार्टी का था। यहाँ पर कोई भी ऑपोजिशन अलाउड नहीं था, सिर्फ वन पार्टी सिस्टम था। तो अब हम इसका चौथा पॉइंट समझते हैं, जो मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि द सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम सेंटर्ड अराउंड द कम्युनिस्ट पार्टी एंड नो अदर पॉलिटिकल पार्टी और ऑपोजिशन वाज अलाउड। यहाँ पर डेमोक्रेसी बिल्कुल भी नहीं थी, यहाँ पर हर एक चीज़ सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ही संभालती थी और पूरी की पूरी पॉलिटिक्स जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी के अराउंड ही चलती रहती थी, उनके ही इर्द गिर्द घूमती रहती थी। और इकोनॉमी में बता चुकी हूँ, पर इकोनॉमी वॉज प्लान्ड एंड कंट्रोल बाय द स्टेट। इकोनॉमी का हर एक एस्पेक्ट कि पैसा कहाँ जाएगा, कितना जाएगा, कैसे कंट्रोल होगा, हर एक चीज जो है इकोनॉमी से रिलेटेड स्टेट कंट्रोल करता था। ये चौथा पॉइंट है। अब इसका पांचवा पॉइंट है, आफ्टर द वर्ल्ड वॉर II द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज दैट द सोवियत आर्मी हैड लिबरेटेड फ्रॉम द फासिस्ट फोर्सेस केम अंडर द कंट्रोल ऑफ द यूएसएसआर। अब ये पॉइंट थोड़ा हिला देने वाला है कि दीदी ये समझ नहीं आया, ये थोड़ा समझा दो। इसका मतलब है कि जब वर्ल्ड वॉर II हुआ ना गाइस, जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी, यहाँ पर ना यार हिटलर घुस गया था। हिटलर की फोर्सेस को हम फासिस्ट फोर्सेस बोलते हैं, याद रखना। तो जब हिटलर घुसा ना यहाँ पर, पागलों की तरह मार रहा था इन लोगों को। अब ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज ना यूएसएसआर के साथ थी, उस टाइम पर नहीं थी, पर यूएसएसआर के पास तो थी ना। तो यूएसएसआर ने क्या किया कि ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज की जाके मदद की,
क्योंकि फासिस्ट फोर्सेस अटैक करने लग गई थी। हिटलर घुस गया था इनकी कंट्रीज़ में, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ में, और एक एक करके सारी कंट्रीज़ को तहस नहस करा था। अब यूएसएसआर क्या करता है, ये इन ईस्टर्न यूरोपियन नेशंस को बचाने जाता है। तो सोवियत आर्मी जाती है और फासिस्ट फोर्सेस से लड़ती है, हिटलर को हरा देती है। अब ये सारी की सारी जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी, 8 थी हैं, 8 की 8 कंट्रीज जो है अब यूएसएसआर के अंडर आ जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली यूएसएसआर ने इन्हें बचाया है। ठीक है, अगर कोई भी इंसान आपकी मदद करता है, आप पर कोई ना कोई एहसान करता है, तो आपको एहसान लौटाना भी तो होता है। तो यही किया, आपकी कोई लड़ाई हो रही थी और मैंने आपको जाके बचा दिया और मैं कह रही हूँ कि अब तू मेरे गैंग में आ जा, तो इन्होंने यही किया। यूएसएसआर जो है इन 8 यूरोपियन कंट्रीज को बचाता है और फिर इन्हें कहता है कि तुम अब मेरी टीम में आ जाओ। तो ये सारी की सारी कंट्रीज अब यूएसएसआर की टीम में आ जाती है, और यूएसएसआर की टीम में आ गई है तो ऑब्वियसली ये वही सिस्टम फॉलो करेंगे जो यूएसएसआर में हो रहा है। इनके यहाँ सोशलिज्म और कम्युनिज्म चलता था, इक्वालिटी सोसाइटी चलती थी, कलेक्टिव फार्म्स होते थे और कम्युनिस्ट पार्टी का ही हक यहाँ पर चलता था। तो ये मैं आपको समझा चुकी हूँ 5वां पॉइंट। अब 6th पॉइंट है, द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ ऑल दीज कंट्रीज वर कंट्रोल्ड एंड मॉडल्ड आफ्टर द यूएसएसआर। इकोनॉमी, सोशल एस्पेक्ट्स और इनका पॉलिटिकल एस्पेक्ट सब कुछ कम्युनिस्ट पार्टी ही संभालेगी, यूएसएसआर का हक हो गया है। अब ये यही करेंगे जो यूएसएसआर कहेगा। दिस ग्रुप ऑफ कंट्रीज, ये जो 8 यूरोपियन कंट्रीज थी, इनको हम सेकेंड वर्ल्ड के नाम से भी जानते हैं और सोशलिस्ट ब्लॉक के नाम से भी जानते हैं। ये था 7वां पॉइंट। अब 8वां जो आखिरी पॉइंट है वो है कि द वार्सो पैक्ट, अ मिलिट्री अलायंस, हेल्ड देम टुगेदर एंड द यूएसएसआर वाज द लीडर ऑफ द ब्लॉक। अब कोई भी नेशन इनके अंडर आता था ना, यूएसएसआर के अंडर, तो ये ना इनसे पैक्ट बनवा लेते थे, ये ना इनसे ट्रीटी करवा लेते थे जिसका नाम था वार्सो पैक्ट। ठीक है, और ये ईस्टर्न अलायंस भी कहा जाता है इसको। सीवीटी में क्वेश्चन आ सकता है कि यार ये ईस्टर्न अलायंस क्या है। ये वार्सो पैक्ट है। यूएसएसआर में जितनी भी टीम्स थी, इन्होंने वार्सो पैक्ट साइन कर रखा था। एक पैक्ट, जैसे हम कहते हैं ना, पैक्ट है यार, प्रॉमिस है, दोस्तों के साथ हम करते हैं ना, तो वही इन्होंने एक पैक्ट बनाया था यूएसएसआर ने, जिसको हम कहते हैं वार्सो पैक्ट। पैक्ट हमेशा हमें साथ में बांध के रखता है ना, तो इन्होंने जो वार्सो पैक्ट किया था, ये यूएसएसआर को साथ में बांध के रखता था। यूएसएसआर इन सब का लीडर था, इस ब्लॉक का लीडर था। मैंने आपको पूरा पहला टॉपिक समझा दिया है कि व्हाट वाज द यूएसएसआर, व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम। तो अब हम दूसरा टॉपिक समझेंगे कि व्हाट वर द सैलिएंट फीचर्स ऑफ सोवियत सिस्टम, कि सोवियत सिस्टम में ऐसे क्या सुंदरता थी, ऐसे क्या फीचर्स थे जो उस टाइम पर ये यूएसए जैसे नेशन को टक्कर दे रहा था। ये सेकंड नंबर पर आता था, यानी कि जब यूएसए सुपर पावर था तो यूएसएसआर भी एक सुपर पावर था। तो जब सुपर पावर कहते हैं ना, हम ऐसे ही नहीं कह देते हैं कि हाँ ये सुपर पावर था। सुपर पावर होना एक बहुत बड़ी बात है। ना बड़ा था यूएसएसआर, 15 नेशन से मिलकर बना था, एरा थोड़ा था। तो वो हम समझेंगे कि इसके सैलिएंट फीचर्स क्या थे। मैंने इंट्रो दे दिया, अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। पहला इसका पॉइंट है, द सोवियत इकोनॉमी वाज देन मोर डेवलप्ड देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट फॉर द यूएस। यानी कि सोवियत इकोनॉमी उस टाइम पर दुनिया के सेकंड नंबर पर आती थी, यूएसए को टक्कर नहीं दे रही थी, यूएसए से नीचे थी। पर हाँ, उस टाइम पर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अच्छी इकोनॉमी यूएसएसआर की थी। पर हाँ, यूएसए से थोड़े कम थे। मान लो कि अगर यूएसए फर्स्ट नंबर पर है, उसके 100% मार्क्स है, तो हमारे जो यूएसएसआर है उसके 70% मार्क्स है और वो सेकंड पोजीशन पर आता है। तो फर्स्ट हमारा यूएसए और सेकंड हमारा यूएसएसआर, और उसके नीचे कोई भी नहीं है, कोई भी नेशन नहीं था जो इन दोनों को टक्कर दे सके। सेकंड, इट हैड अ कॉम्प्लेक्स communication network, vast energy resources including oil, iron and steel machinery production, and a transport sector that connected its remotest areas with efficiency. इसके पास ना टेक्नोलॉजी भर भर की थी। अब ऑब्वियसली यूएस जितनी नहीं थी पर बढ़िया थी। इनके पास कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क था, इनके पास एनर्जी रिसोर्सेज भर भर के थे, क्योंकि इनमें स्टार नेशंस, सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी आते हैं और उनके पास ऑयल, मशीनरी, स्टील, ये सब भरा पड़ा है। आधा दुनिया का ऑयल वगैरह तो इन्हीं नेशंस में है। तो ये था कि इनके पास सारे एनर्जी रिसोर्सेज थे। और तीसरा पॉइंट कि इनका ट्रांसपोर्ट सेक्टर अमेजिंग था, इतना ज्यादा तगड़ा था कि इनके जो रिमोटेस्ट एरियाज है ना, जहाँ आप सोच भी नहीं सकते हो कि यार यहाँ कौन जाएगा, यहाँ जाने का ट्रांसपोर्ट का है, पर उनके पास वो भी था। अब थर्ड पॉइंट है, इट had a domestic consumer industry that provided everything from pins to cars, though their quality did not match that of the Western capitalist countries. अब इसका मतलब क्या है दीदी? आत्मनिर्भर थे ये लोग, हर एक चीज़ ये लोग अपने ही नेशन में बना लेते थे, पिन्स से लेके कार्स तक, यार हर एक चीज़ बनाते थे ये लोग अपनी ही इंडस्ट्री में। ऑब्वियसली इनकी जो क्वालिटी है वो वेस्ट जितनी अमेजिंग नहीं थी। ठीक है, वेस्ट लोग बहुत ज़्यादा अच्छा बना रहे थे, पर ये लोग उनसे कम अच्छा बना रहे थे। पर ये है कि ये लोग अपने 15 नेशन ना अपने में ही बना लेते थे, अपने में ही डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे, अपने में ही ट्रेड कर लेते थे। इन्हें बाहर से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी।
ऐसा था कि पिंस से लेके कार्स तक सब कुछ अपने ही देश में बनाएंगे, एकदम आत्मनिर्भर थे ये लोग। सोच रहे हो इतनी इतनी बड़ी कंट्री अपने ही 15 नेशंस के अंदर अंदर बना लेते थे मजे में। चौथा पॉइंट है, द सोवियत स्टेट ensured a minimum standard of living for all its citizens and the government subsidized basic necessities including health, education, child care and other welfare schemes। देखो ये कितनी खूबसूरत बात है। इसका मतलब है कि जो सोवियत स्टेट है ना, वो एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज़रूर इंश्योर करता था अपने सिटीजन्स के लिए, यानी कि रोटी कपड़ा मकान हर एक इंसान के पास यहाँ पर रहता ही रहता था, ठीक है। और गवर्नमेंट जो है वो अगर कोई चीज़ महंगी होती थी तो उस पर सब्सिडीज़ भी प्रोवाइड करती थी, और एजुकेशन, हेल्थ, चाइल्ड केयर और अदर वेलफेयर स्कीम्स भी देती रहती थी ताकि इनके लोग हमेशा खुश रहे। तो इतना ज़्यादा ये लोग अपने लोगों का ख्याल रखते थे यूएसएसआर वाले। मेरा फेवरेट पॉइंट है वो 5th पॉइंट है, दैट इज़ देयर वाज नो अनएम्प्लॉयमेंट इन यूएसएसआर। यार मतलब तुम इमेजिन कर सकते हो कोई ऐसा नेशन जहाँ पर बेरोजगारी है ही नहीं। मतलब आज की दुनिया में हम देख रहे हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा ये होता है कि यार जो टैलेंटेड लोग भी है ना, वो भी घर पर बैठे हैं यार, उनके पास जॉब्स नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है कि आप सोच नहीं सकते हो। पर यहाँ पर यूएसएसआर में ऐसा होता था कि हर एक इंसान के पास जॉब रहती थी, कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी थी ही नहीं। हर एक इंसान के पास कुछ काम रहता था और गवर्नमेंट उसको वेजेस देती थी, वो आराम से अपना रोटी कपड़ा मकान अपनी नीड्स को फुलफिल कर लेता था। तो ये था 5th पॉइंट। अब इसका 6th और आखिरी पॉइंट जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि स्टेट ओनरशिप वाज द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ ओनरशिप। लैंड एंड प्रोडक्टिव एसेट्स वर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द सोवियत स्टेट। सारे के सारे एसेट्स, मान लो आपका लैंड, आपके फार्म्स, आपके सारे के सारे बिल्डिंग्स, कंपनीज, ये सारे एसेट्स होते हैं एक नेशन के, और ये सारा का सारा स्टेट कंट्रोल करती थी और स्टेट ओनरशिप थी, यानी कि सब कुछ स्टेट का था, कुछ भी आपका नहीं था। आज हम कह सकते हैं कि यार ये घर मेरे नाम का है, ये ज़मीन मेरे नाम की है, पर उस वक्त यूएसएसआर में ऐसा कोई नहीं बोल सकता था, क्योंकि हर एक चीज़, आप यूएसएसआर में जिस घर में भी रह लो ना, आप ये नहीं बोल सकते कि ये मेरा घर, ये स्टेट का घर है। ये था इसका 6th पॉइंट। अब मैं आपके सारे सेलेट फीचर्स समझा चुकी हूँ। अब हम फाइनली आज का लास्ट टॉपिक समझने जा रहे हैं, दैट इज़ द चैलेंजेस ऑफ सोवियत सिस्टम। गाइस ट्रस्ट मी, मुझे इतनी खुशी हो रही है ना, क्योंकि रात के 2 बज रहे और मैं स्टिल रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो ऐसे क्या चैलेंजेस थे, क्योंकि ऑब्वियसली हमें ये तो समझ आ रहा है कि आज की दुनिया में कोई भी नेशन यूएसएसआर नाम का है ही नहीं, तो यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट कैसे हुआ? ऐसा क्या हुआ कि यूएसएसआर इतनी बुरी तरीके से बिखर गया कि आज उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है? ये इतना प्यारा जो देश था हमारा, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, क्या ऐसा हुआ बेचारे के साथ जो ये पूरा बिखर गया, जो पूरा तहस नहस हो गया? तो पहला पॉइंट है, द सोवियत सिस्टम हाउएवर बिकेम वेरी ब्यूरोक्रेटिक एंड authoritative, making life very difficult for its citizen। सारे जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे ना, उनको ब्यूरोक्रेट्स बोलते हैं, और ये ना एकदम कंट्रोलेबल बन गए थे। मतलब ये इतना रिजिड सिस्टम बन गया था कि ये लोग किसी की भी नहीं सुनते थे। इनका पॉलिटिकल सिस्टम इतना बेकार हो गया था, इतना अथॉरिटेटिव हो गया था कि किसी को भी कुछ बोलने की आज़ादी नहीं थी। एकदम कंट्रोल करके रखा हुआ था लोगों पर, बहुत ही गंदी तरीके से लोग लोगों को ट्रीट करते थे। एकदम ब्यूरोक्रेटिक बन गया था कि हाँ मैं ऑफिसर हूँ तो मेरी चलेगी, तुम लोग तो कुछ नहीं हो, जनता तो कुछ नहीं है, ऐसा ये लोग ट्रीट करते थे। एकदम अथॉरिटेटिव बन गया था। अथॉरिटी समझते हो ना कि तुम मेरे से दब के रहो, तुम नीचे, तो अथॉरिटेटिव बन गया था बहुत ज़्यादा। ये पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट है, लैक ऑफ डेमोक्रेसी एंड एब्सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच स्टिफल्ड पीपल हु एक्सप्रेस्ड देयर डिसेंट इन जोक्स एंड कार्टून्स। यार लैक ऑफ डेमोक्रेसी थी, डेमोक्रेसी बिल्कुल भी नहीं थी यहाँ पर, एब्सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच थी, यानी कि आप खुल के बोल नहीं सकते हो। स्टालिन मरवा देगा आपको, स्टालिन इनका एक लीडर बनेगा आगे जाके, और ये ऐसा लीडर था कि भाई अगर किसी ने यूएसएसआर की इत्तू से भी बुराई कर दी ना, ये मरवा देता था, ठीक है। तो तुम समझ रहे हो, एक ऐसा नेशन जहाँ पर आप खुल के बोल नहीं सकते हो, जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, जहाँ पर आप अपना गुस्सा दचा नहीं सकते हो। आज अगर हमारा नेशन कुछ भी करता है, इंडिया ने कुछ भी किया, हमारी गवर्नमेंट ने कुछ भी किया, तो हमारे पास ये रहता है कि हम सोशल मीडिया पर जाएं, हम इंस्टाग्राम में बढ़िया सी स्टोरी लिखें, हम पोस्ट बनाएं, हम अपनी नाराज़गी जताएं अपने गवर्नमेंट को। पर ऐसा यहाँ पर नहीं था। यहाँ पर कोई भी इंसान कुछ गलत कहता था उसको जेल में डाल देते थे, उसके साथ मार पिटाई करते थे, उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे। लोग डर के रहते थे, दब के रहते थे गवर्नमेंट से। अगर उनमें आ रहा है कि यार हमें बहुत ज़्यादा नाराज़गी है, तो बेचारे जोक लिख दिया कभी कभी, या कार्टून बना दिए। इनके पास इतनी ही फ्रीडम थी क्योंकि ये लोग खुल के बोल नहीं पाते थे। तो अब हम इसका तीसरा पॉइंट समझेंगे, दैट इज मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द सोवियत स्टेट नीडेड रिफॉर्म। द वन पार्टी सिस्टम रिप्रेजेंटेड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन had tight
kept control over all the institutions and was unaccountable to the people. समझ पा रहे हो इसका मतलब? यानी कि इकोनॉमी, पॉलिटिकल सिस्टम सब कुछ इतना रिजिड हो गया था कि उसमें रिफॉर्म की ज़रूरत थी, इतना स्टैटिक हो गया था, इतना स्थिर हो गया था, इतना बेकार हो गया था कि उसमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी। पर ये लोग सुनते कहाँ थे? कम्युनिस्ट पार्टी सब कुछ संभालती थी यूएसएसआर में और उनका एकदम टाइट कंट्रोल था। उन्होंने सब कुछ एकदम अपने हाथ में रख के रखा था और बिल्कुल भी अपने लोगों से बात तक नहीं कर रहे थे। ये लोग एकदम अनअकाउंटेबल थे ये लोग लोगों से। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, डेमोक्रेसी में ये होता है कि कल को हमारी सरकार कुछ गलत काम करे तो हम उससे सवाल पूछ सकते हैं, क्यों वो हमारे वजह से प्राइम मिनिस्टर बना है। उसकी जिम्मेदारी है कि वो हमें आंसर करे, वो हमें जवाब दे, वो अकाउंटेबल है लोगों से। पर यहाँ पर ऐसा होता था कि यहाँ पर कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। अगर सरकार कोई भी गलत काम कर रही है तो मरे लोग, फर्क नहीं पड़ता था। अब इसका फोर्थ पॉइंट है, the party refused to recognize the urge of people in the 15 different republics that formed the Soviet Union to manage their own affairs, including their cultural affairs। कि जो पार्टी है ना, उसने रेफ्यूज कर दी, उसने मना कर दिया कि जो ये 15 नेशंस है ना, इनके अलग अलग रिलीजियस अफेयर्स होंगे, कल्चरल अफेयर्स होंगे, इन्होंने मना कर दिया कि नहीं, तुम कुछ भी फॉलो नहीं कर सकते, तुम सिर्फ वही बोलोगे, वही करोगे जो हम बोलेंगे, और तुम कुछ भी नहीं करोगे। तुम्हें इतनी हिम्मत आनी भी नहीं चाहिए कि तुम मेरे मर्जी के खिलाफ कुछ करो। ऐसा कम्युनिस्ट पार्टी ने इन अ वे कह दिया था। नहीं तो हमें इजाज़त दे दो कि हम अपने कल्चरल अफेयर्स खुद मैनेज कर पाए। इन्होंने मुंह पे मना कर दिया कि नहीं, कुछ तुम्हारा हम मैनेज करेंगे। ट्रीट किया अपने इन 15 रिपब्लिक्स को। तो अब हमारा सिर्फ एक आखिरी पॉइंट बचा है, जिसके बाद ये वीडियो खत्म हो जाएगी। तो ये आखिरी पॉइंट आपके स्क्रीन पर ये रहा। ऑल्दो on paper Russia was only one of the 15 republics that together constituted the USSR, but in reality Russia dominated everything and people from other regions felt neglected and often suppressed। इसका मतलब है कि ऑल्दो पेपर में तो ऐसा था कि यार रशिया जो है सिर्फ एक पार्ट है 15 रिपब्लिक्स का, पर अगर आप मैप में देखोगे इन सारे नेशन से सबसे बड़ा रशिया था। उसका जोग्राफिकल एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा था और वो डोमिनेट भी उतना ही करता था, वो सबको दबा के रखता था। जो ये 14 रिपब्लिक्स थे उनको ये सब दबा के रखता था रशिया कि यार तुम मेरे नीचे। तुम समझते हो ना सप्रेस क्या होता है? किसी को नीचा दिखाना, किसी को नीचे दबा के रखना और निगलेक्ट करता था। अगर ये लोग कुछ भी अपनी आवाज़ उठाते थे, कुछ भी ये लोग कहते थे कि नहीं रशिया तुम गलत कर रहे हो, नहीं कम्युनिस्ट पार्टी तुम गलत कर रहे हो, ऐसा किया इन्होंने कि कहीं पर भी अगर कोई लोग प्रोटेस्ट करें जाके मरवा दिया इन्होंने। सोवियत यूनियन ने इतना बुरा करते थे। मैंने कहा ना अथॉरिटेटिव बन गई थी, तो मैंने ये मजाक में नहीं कहा, ये लोग सच में अपने लोगों को मार डालते थे। अगर कोई भी आवाज़ उठाता था खत्म तुम खत्म। एक इमेज आ रही है ना आपके दिमाग में कि कैसे डिसइंटीग्रेशन हुआ होगा, कैसे लोगों को गुस्सा आएगा। अब तुम समझो एक इंसान के पास फ्रीडम नहीं है, बोलना तो मेरा हक है पर तुमने मेरा बोलना ही छीन लिया, तो इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो तुम समझ लो कि डिसइंटीग्रेशन कैसा हुआ था, कैसा होगा। मैं तुम्हें एक छोटी सी रफ इमेज दे रही हूँ और आपको इससे बहुत ज़्यादा समझ आ गया होगा, ठीक है, कि डिसइंटीग्रेशन हुआ कैसे। रशिया पेपर में तो ऐसा था कि सिर्फ एक पार्ट था यूएसएसआर का, पर इन रियलिटी रशिया हर एक चीज़ को डोमिनेट करता था। तो हम फाइनली इस वीडियो के एंड में आ चुके हैं। ओ माय गॉड, आई कांट बिलीव माय फर्स्ट लेक्चर, आई एम डन विद इट, आई एम सो हैप्पी, आई कैन नॉट बिलीव। एनीवेज, ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होते, अभी रात के 2 बज रहे हैं, आई हैव टू कीप माई वॉइस डाउन। सारे टॉपिक्स मैंने आपको अच्छे से समझा दिए। आई एम प्रीटी श्योर कि आपको डाउट नहीं रहना चाहिए, पर अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आई प्रॉमिस यू दैट आई विल रिप्लाई इन 1 आवर, ठीक है। उससे पहले भी मैं कर दूँगी कि मुझे पता है कि आपका बोर्ड एग्जाम आ चुका है और इसीलिए मैं ये वीडियोस बना रही हूँ, ताकि सीयूटी में भी आप मुझसे पढ़ो और बोर्ड में भी थोड़ा आप मुझसे पढ़ लो। एंड आई रियली होप कि आपको मैं अच्छी लगी हूँ। मुझे बताना कि आपको आपकी नई टीचर कैसी लग रही है, पसंद आ रही है या नहीं, इज शी नाइस और नॉट, इज शी ब्यूटिफुल और नॉट। एनीवेज, आई एम अ yapper, what can I do? I really hope that you loved this video. I really hope that you liked this lecture. Please send this video to all your classmates। जिसको भी पॉलिटिकल साइंस के एक अच्छे टीचर की ज़रूरत है, एक अच्छे लेक्चर की ज़रूरत है, उसको भेजो। मैं यार ऐसा कभी नहीं कहती कि प्लीज़ शेयर करो, पर मैं आज जेन्युइनली कह रही हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत है। अगर मैं आपको पसंद आई हूँ तो आपको जेन्युइनली ये कहना पड़ेगा कि दीदी वी लव्ड यू, ताकि मैं आपके लिए और लेक्चर्स लाऊँ। एंड थैंक यू सो मच इफ़ यू आर अ पर्सन हु वॉच दिस वीडियो द होल वाइल। थैंक यू, आई लव यू, आई अडोर यू। थैंक यू सो मच फॉर पुटिंग योर ट्रस्ट इन मी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई लव यू एंड आई श्योर यू कि मैं आपके लिए और लेक्चर्स लाती रहूँगी और चीज़ें अपलोड करती रहूँगी, आपके लिए ऐसे ही मेहनत करती रहूँगी। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन गाइज। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड नाइट, हैव अ गुड स्टडी सेशन। बाय बाय गाइज, लव यू।